हे बच्चों, मैं हूं अभिनव कुमार और आप मुझे देख रहे हैं क्लियर स्टेप ट्यूटोरियल्स पर। और आज से हम लोग क्लास 12th केमिस्ट्री का सॉलिड स्टेट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। बहुत ही मजेदार चैप्टर है, 3D चैप्टर है। बिकॉज ऑफ देयर स्ट्रक्चर इसमें इतना मजा आता है कि पूछिए मत। ठीक है, हर चीज को समझने में। और ऐसा नहीं है कि ये हार्ड है, बहुत ही आसान है। ठीक है, अगर हम इसके वेटेज की बात करें तो हर साल इससे 2 से 3 सवाल लगभग लगभग पूछ लिए जाते हैं 45 में से। जो 45 केमिस्ट्री के क्वेश्चंस आते हैं ना, ठीक है, नीट में, सो उसमें से 2 से 3 सवाल लगभग ऑन एन एवरेज अगर मैं बात करूं तो हो जाते हैं। सो इसका मतलब आपके पास लगभग 8 से 12 नंबर आपको यहां से मिल सकता है इस चैप्टर से। राइट बच्चों? ठीक है, सो आज इसका हमारा लेक्चर नंबर 1 है और इसके अंदर हम लोग क्या क्या टॉपिक कवर करेंगे। सबसे पहले तो सॉलिड का मतलब, उसका फील लेंगे। ठीक है, सॉलिड का मतलब समझेंगे। ठीक है, इसको इसको फील करेंगे जरा। ठीक है, एंड देन उसके बाद इसके टाइप्स के बारे में जानेंगे। ठीक है, और एक बात बताना चाहूंगा कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को, मेरे कोर्सेज को, मेरे वीडियोस को शेयर नहीं किया है बच्चों, तो इसको शेयर करो। ठीक है, ये सबसे बड़ी मोटिवेशन फैक्टर होगी मेरे लिए। आप लोग जानते ही हो, सिर्फ आप ही लोग हो मेरे लिए मोटिवेशन। ठीक है, और कोई नहीं है। ठीक है, जितना आप लोग शेयर करोगे, जितना आप लोग लाइक करोगे, जितना आप लोग कमेंट करोगे, ठीक है, जितना आप लोग मेरे से इंटरेक्ट रहोगे, जितने क्वेश्चंस पूछोगे, इससे ज्यादा मोटिवेशन मेरे लिए और कुछ अभी हो ही नहीं सकती है, इतने ज्यादा बेहतरीन और फ्री ऑफ कॉस्ट लेक्चर प्रोवाइड करने के लिए। ठीक है, एकदम बच्चों बड़ी मेहनत मैं कर रहा हूं। ठीक है, एक एक नोट्स को एकदम बारीकी से चेक करके, हर चीज फैक्ट्स और फिगर्स को देख के आपके लिए, नीट के लिए कितना यूजफुल हो सकता है, ठीक है, प्रेजेंट टाइम में, सो उसको देखते हुए मैं बना रहा हूं। ठीक है, सो इसलिए अगर मेहनत लग रही है, तो अगर मैं आपसे ये चीज, दो चीज मांग रहा हूं कि मेरे को मोटिवेट रखने के लिए ही सही, ठीक है, आप लोग मेरे कोर्सेज को, मेरे वीडियोस वगैरह को शेयर करो, चैनल को शेयर करो, मुझे सपोर्ट करो। तो इसमें कोई बुराई नहीं है बच्चों। ठीक है, सो इसलिए हाथ जोड़ के सबसे रिक्वेस्ट है कि जितना हो सके उतना शेयर करो। ठीक है, सो स्टार्ट कर देते हैं हम लोग सॉलिड स्टेट चैप्टर। और इसमें सबसे पहले हम लोग सॉलिड को फील करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, देखो इस दुनिया में ना हमारे पास दो टाइप की टेंडेंसीज प्रेजेंट है बच्चों। ठीक है, क्या? दो टाइप की टेंडेंसीज। एक टेंडेंसी ऑफ म्यूचुअल अट्रैक्शन, ठीक है, जिसको हमने डिनोट कर दिया म्यूचुअल अट्रैक्शन, MA से। ठीक है, ओके। और दूसरी टेंडेंसी टू एस्केप ईच अदर, मतलब कि इट इज कॉल्ड एस्केपिंग टेंडेंसी। क्या? एस्केपिंग टेंडेंसी। ठीक है, एस्केपिंग टेंडेंसी, और इसको हमने डिनोट कर दिया किससे? ET से। ठीक है, ये दो टाइप की टेंडेंसी आपकी इस दुनिया में प्रेजेंट है। ठीक है, और इन्हीं दोनों टेंडेंसीज के बेसिस पर तुम किसी भी सब्सटेंस को या फिर मैटर को तुम तीन पार्ट्स में डिवाइड करते हो, जो कि होता है सॉलिड, लिक्विड और गैसेस। क्या इतनी बात समझ में आई? अब देखो, जैसे क्या करो, तुम सबसे पहले अपना हाथ रखो खाली। ठीक है, हाथ रखो खाली और उसमें मुट्ठी बंद करो। आप सोचो कि मैं हवा को पकड़ रहा हूं। ठीक है, क्या आप पकड़ सकते हो बच्चा? नहीं पकड़ सकते हो। क्यों नहीं पकड़ सकते हो? क्योंकि जो गैस के मॉलिक्यूल्स है, पार्टिकल्स है, इन सब में जो म्यूचुअल अट्रैक्शन है ना, जो अट्रैक्शन है, ये नहीं है। ठीक है, सो इसके मॉलिक्यूल्स में ये क्षमता है कि ये इधर उधर भाग सकते हैं। सो इसलिए वो आपके हाथ में, पाम में, पकड़ में नहीं आ रहे हैं। ठीक है, सो म्यूचुअल अट्रैक्शन अगर एस्केपिंग टेंडेंसी से बहुत ज्यादा कम हो, बहुत बहुत ज्यादा कम हो, तो वैसे पार्टिकल्स तुम्हारे क्या हो जाएंगे, वैसे सब्सटेंस क्या हो जाएंगे? गैसियस हो जाएंगे। वो तुम्हारे, तुम उसको पकड़ नहीं पाओगे बच्चों, है ना? तुम उन गैस को पकड़ नहीं पाओगे। वही सवाल अगर हम देखें कि अगर वही वही जो ये मॉलिक्यूल्स हैं, किसी भी सब्सटेंस के मॉलिक्यूल्स हैं, एटम्स हैं, कुछ भी, तो वो उनके अंदर अगर अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होता है, ठीक है, जैसे तुम्हारा सेल फोन है, अभी लेके आप उसी से पढ़ रहे हो, है ना? तो वो सेल फोन के अंदर क्या है, वो सेल फोन के अंदर उसके मॉलिक्यूल्स, उसके एटम्स में, उसके पार्टिकल्स में बहुत ज्यादा अट्रैक्शन है। ठीक है, म्यूचुअल अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है, तो तुम उसको इजीली पकड़ चुके हो। उनके मॉलिक्यूल में ऐसी ताकत नहीं है कि वो एक जगह से दूसरे जगह तक पास हो जाए। ठीक है, ये ऐसा ताकत नहीं है, एक जगह से दूसरे जगह तक पास हो जाए। ठीक है, सो वैसी चीजें, वैसी पावर जिसके अंदर होती है ना, उनको हम लोग कंसीडर करते हैं बच्चों, उन सब्सटेंस को, उन मैटर को हम लोग कंसीडर करते हैं सॉलिड। क्या यहां तक फील आया? ठीक है, दूसरी चीज, अब देखो, पानी को ले लो।
पानी को ले लो, तो पानी को तुम पकड़ोगे, ठीक है, देखो तुम एक गिलास पानी लो, ओके, पानी लिया तुमने और इसके अंदर क्या किया, इसके अंदर अपने हाथ को डुबाया, अब बाहर निकाले, ठीक है, बाहर निकाले तो तुम्हारे पास हाथ में क्या रहता है बच्चों, हाथ में पानी पानी थोड़ा थोड़ा लगा रहेगा ना, ठीक है, ओके। या फिर तुम अगर पानी को पकड़ने की कोशिश करोगे तभी भी तुम्हारे अंदर कुछ ना कुछ पानी लगा रहेगा ना बच्चों, ठीक है। सो वहां पर क्या है, वहां पर म्यूचुअल अट्रैक्शन है, लेकिन उतना ज्यादा नहीं है जितना कि सॉलिड में था। सो इसीलिए तुम्हारे हाथ में पानी लगा हुआ है, ठीक है, बिकॉज यहां पर म्यूचुअल अट्रैक्शन अगर एकदम ज्यादा होता तो पूरी तरीके से पूरा पानी ही उठ के आपके हाथ में आ जाता, लेकिन म्यूचुअल अट्रैक्शन उतना ज्यादा नहीं है जितना कि सॉलिड में, इसलिए पूरा पानी तुम हाथ में नहीं उठा पा रहे हो, ठीक है। जरा सी थोड़ी सी जगह अगर उसको मिल गई तो तुरंत पानी आपके हाथ से निकल जाएगा। बात समझ में आ रही है बच्चों? तो ये कंडीशन जिसके अंदर होती है म्यूचुअल अट्रैक्शन, अगर थोड़ा सा मतलब उतना नहीं जितना सॉलिड में है, थोड़ा सा ज्यादा हो एस्केपिंग टेंडेंसी तो वो कंडीशन हो जाती है लिक्विड के लिए। तो ये हो गई तुम्हारी दो यूनिवर्सल टाइप की टेंडेंसीज के बेसिस पर, म्यूचुअल अट्रैक्शन और एस्केपिंग टेंडेंसीज के बेसिस पर हमने सब्सटेंस को या फिर मैटर को डिवाइड कर दिया सॉलिड, लिक्विड और गैसियस में। अगर म्यूचुअल अट्रैक्शन बहुत ज्यादा बड़ा होगा, बहुत ज्यादा होगा एस्केपिंग टेंडेंसी से, तो देन सॉलिड। म्यूचुअल अट्रैक्शन अगर थोड़ा सा ज्यादा होगा एस्केपिंग टेंडेंसी से, तो देन लिक्विड्स। एंड म्यूचुअल अट्रैक्शन अगर बहुत ही ज्यादा कम हो गया तो उसको हम लोग कंसीडर करेंगे गैसियस। क्या इतनी बात सबको क्लियर हुई? क्या फील आया सॉलिड क्या होती है? ठीक है, आई होप सबको समझ में आ गया होगा। तो अभी अभी मैंने बात की कि सॉलिड के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ना बच्चों, वो इतने ज्यादा उनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इतना अच्छा खासा होता है कि उसके मॉलिक्यूल्स या फिर पार्टिकल्स आप बोल दो एकदम कॉम्पैक्ट होते हैं, ठीक है। उनके अंदर ये ताकत नहीं है कि वो एक जगह से दूसरे जगह तक पास हो पाए, ठीक है। सो यहां पर जैसे मैं अगर ये देखो, ये किसी सॉलिड का मैंने मान लो पार्टिकल्स बनाए हैं, ठीक है। इन पार्टिकल्स के मिलके कोई एक सॉलिड स्ट्रक्चर, मान लो ये डब्बा मैं बना रहा हूं, ये डब्बा बना हुआ है इन्हीं पार्टिकल से मिलके, ठीक है। ये सब्सटेंस इन पार्टिकल से, ये ग्रीन वाले पार्टिकल से मिलके बना हुआ है। अब इन सब्सटेंस में, इन सब्सटेंस के पार्टिकल्स में इतनी ताकत नहीं है कि दैट मॉलिक्यूल्स कैन नॉट मूव और पास ईच अदर, बिकॉज व्हाई, बिकॉज ऑफ देयर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो अब मैं सॉलिड का डेफिनेशन क्या लिख सकता हूं, दैट इट इज द फॉर्म ऑफ मैटर which has sufficient force of attraction between their molecules, और जिसके वजह से molecules कैन नॉट मूव और पास each other, ठीक है। दैट इज, इसका मतलब ये है कि दैट सॉलिड्स हैव डेफिनेट शेप, वॉल्यूम एंड रिजिडिटी। समझ में आ रहा है? ठीक है। और इनकी डेंसिटी जो होती है वो हाई होती है और डिफ्यूजन लो होता है। क्या इतनी बातें क्लियर हुई बच्चों? तो ये हो गया तुम्हारा सॉलिड, ठीक है। भैया अगर हम किसी सब्सटेंस को इस किसी मतलब किसी चीज को, जैसे कोई लिक्विड ही है, इसको, इस लिक्विड को हम इसके थ्रू पास कराना चाहे तो पास करा पाएंगे इस सब्सटेंस के थ्रू? नहीं ना, बिकॉज इनके मॉलिक्यूल्स में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है, तो कुछ रास्ता ही नहीं है, डिफ्यूजन लो है। बात समझ में आ रही है? जितना अच्छा सॉलिड बच्चों, उतना उसके अंदर डिफ्यूजन लो होगा, एक तरीके से आप ये बोल सकते हो, ठीक है। सो हाई डेंसिटी और रेट ऑफ डिफ्यूजन वेरी लो होता है, ठीक है। तो ये जो अगर ऐसी चीज है तुम्हारे पास तो वो चीज कहलाती है तुम्हारी सॉलिड। तो आई होप सॉलिड का फील समझ में आया होगा आप लोग को। अब हम लोग बात कर देते हैं अपने दूसरे टॉपिक की तरफ, मूव कर जाते हैं इनके टाइप्स के बारे में, ठीक है। सो टाइप्स ऑफ सॉलिड देख लेते हैं, ठीक है। सो पार्टिकल्स का अरेंजमेंट, ठीक है, कि पार्टिकल्स जो है, सब्सटेंस जो है किसी भी सॉलिड के, वो कैसे अरेंज्ड है, उनके बेसिस पर। ओटीबीओ का फुल फॉर्म क्या होता है बच्चा? ऑन द बेसिस ऑफ, ठीक है। पहले भी मैंने बताया है, बार बार नहीं बताऊंगा, एक टाइम ऐसा आएगा कि जब बताना बंद कर दूंगा, ठीक है, बहुत ज्यादा जब मेरे लेक्चर्स हो जाएंगे। तो ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स सॉलिड्स आर डिवाइडेड इन टू कैटेगरीज, ठीक है। वो दो कैटेगरीज कौन सी है? एक तो हो गया एमॉर्फस सॉलिड, एमॉर्फस सॉलिड, और दूसरा हो गया क्रिस्टलाइन सॉलिड, ठीक है। दूसरा हो गया क्रिस्टलाइन सॉलिड, ठीक है। देखो बच्चा, अगर तुमको यहां पर देखो, इधर पर ये पार्टिकल जो है, ये एक पार्टिकल है, ये पार्टिकल है, ये पार्टिकल, ये क्या किसी ऑर्डर में दिख रहे हैं? है ये किसी सब्सटेंस ही, ये कोई सब्सटेंस ही है, ठीक है। प्लास्टिक को देख लो तुम,
प्लास्टिक को देखो तुम, जिसमें सब्जी वगैरह, कुछ चावल वगैरह, ये सब अगर बाहर से कुछ सामान लेके आते हो, चीनी वगैरह, शक्कर वगैरह, सो वो प्लास्टिक जो है उसके पार्टिकल्स जो है वो रेगुलरली अरेंज नहीं है, ठीक है, रेगुलरली अरेंज नहीं है, ठीक है। लेकिन वही तुम अगर ये किसी मतलब क्रिस्टल में क्या होगा, क्रिस्टल में, क्रिस्टल को जब तुम देखोगे, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को, तो वहीं पर उनके पार्टिकल जो होंगे वो एकदम परफेक्टली रेगुलर पैटर्न में अरेंजमेंट होगा उनका, ठीक है। जैसे कि NaCl का स्ट्रक्चर हो गया, ZnS का, Ag का, सिल्वर का, कॉपर का, तो ये सब का जो स्ट्रक्चर मतलब होगा, एकदम अरेंजमेंट होगा इनके एलिमेंट्स का, इनके पार्टिकल्स का, वो एकदम परफेक्ट रेगुलर मैनर में होगा, ठीक है, रेगुलर मैनर में होगा। सो इसी के वजह से एमॉर्फस सॉलिड जो होता है बच्चों, एमॉर्फस सॉलिड का कोई फिक्स्ड और रेगुलर पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट नहीं होता है, और जिसके वजह से इनका ऑर्डर, इनका रेंज बहुत ही शॉर्ट रहता है, और क्रिस्टलाइन सॉलिड का ऑर्डर या फिर रेंज काफी ज्यादा होता है, लॉन्ग होता है, ठीक है। सो क्रिस्टलाइन सॉलिड हैव रेगुलर पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स। देखो यहां पर ग्रीन, देन रेड, देन ग्रीन, देन रेड, देन ग्रीन, फिर यहां पर देखो ग्रीन रेड, ग्रीन रेड, ग्रीन रेड, तो ऐसे अल्टरनेट मैनर में रेगुलरली चल रहा है इनके पार्टिकल्स, ठीक है। लेकिन यहीं पर तुम अगर इसको देखो, इस स्ट्रक्चर को यहां पर, तो इस स्ट्रक्चर में क्या हो रहा है, इस स्ट्रक्चर में कोई भी पार्टिकल रेगुलरली अरेंज नहीं है, ठीक है, बिकॉज ऑफ देयर शॉर्ट रेंज ऑर्डर, एंड वहां पर बिकॉज ऑफ देयर लॉन्ग रेंज ऑर्डर। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम बच्चों, ठीक है। सो अगर हम एमॉर्फस सॉलिड को ऑब्टेन करना चाहें तो ऑब्टेन कैसे करेंगे, सो इट इज ऑब्टेन्ड बाय सडन कूलिंग ऑफ क्रिस्टल्स और लिक्विड, ठीक है। सो इसको हम ट्रू सॉलिड्स नहीं बोलते हैं, ट्रू सॉलिड नहीं बोलते हैं। एक बड़ा देसी एग्जांपल बताऊंगा बच्चों, जो बस होती है ना, बस देखते हो, पुरानी बसें जो हो गई हैं, ठीक है, दिल्ली में 3 टाइप की बसें चल रही है ना, तो पुरानी वाली जो बसें हैं, ठीक है, ओके, उनके अंदर देखते हो कि शीशे जो होते हैं, शीशे, विंडो खिड़की की जो शीशे होते हैं, ठीक है, वो बड़ा टाइट से खिसकते हैं, है ना, तो बड़े दिन से लगे 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 उनके अंदर क्या हुआ है बच्चा, उनके अंदर धीरे 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 वो ग्लास जो है वो पिघला है और नीचे आके जम गया है। बात समझ में आ रही है? सो ग्लास इज ऑल्सो एन एमॉर्फस सॉलिड, बहुत ही बेहतरीन एग्जाम्पल है, ठीक है। सो एमॉर्फस सॉलिड में, सो इसलिए ग्लास इज ऑल्सो नॉट अ ट्रू सॉलिड, ठीक है, बात समझ में आ रही है। सो एमॉर्फस सॉलिड आर बेसिकली सुपर कूल्ड लिक्विड्स, ठीक है, सुपर कूल्ड लिक्विड्स बच्चों, क्लियर हो गया। और इनका जो कूलिंग कर्व होता है वो कैसा होता है, स्मूथ होता है, कुछ ऐसा, ठीक है, ओके। अब ये कूलिंग कर्व के बारे में इतना ज्यादा मैं नहीं बताऊंगा, ये आप फिजिक्स में पढ़ते हो इनके बारे में, ठीक है। सो दे डोंट हैव एनी फिक्स्ड और शार्प मेल्टिंग पॉइंट, इनका कोई फिक्स्ड और शार्प मेल्टिंग पॉइंट नहीं है। कैसे तुम इस बात को समझते हैं, देखो तुमको मान लो बोल दिया गया कि भैया तुम्हारा इस मेल्टिंग पॉइंट जो है लगभग 55 डिग्री से 60 डिग्री तक है, ठीक है। सो इट इज, सो दिस मेल्टिंग पॉइंट इज नॉट शार्प, दिस मेल्टिंग पॉइंट इज नॉट शार्प, कि इतने से इतने बीच के अंदर तुम गर्म करोगे या ठंडा करोगे, कूल करोगे या वार्म करोगे, ठीक है। सो यही तुम्हारा मेल्टिंग पॉइंट या फिर बॉइलिंग पॉइंट होगा। सो इनका बॉइलिंग पॉइंट या फिर मेल्टिंग पॉइंट जो है वो फिक्स्ड नहीं है, ठीक है, बात समझ में आ रही है बच्चों। सो ये हो गया तुम्हारा इसकी बात, ठीक है। और इनका जो नेचर होता है वो आइसोट्रॉपिक होता है, कैसा होता है, आइसोट्रॉपिक नेचर के ये होते हैं। आइसोट्रॉपिक का मतलब क्या, देखो आइसो मतलब सेम हो गया, है ना, ओके। सो द सेम प्रॉपर्टीज इन ऑल डायरेक्शन, दे हैव सेम प्रॉपर्टीज इन ऑल डायरेक्शन, क्लियर है। इनका नेचर कैसा होता है, आइसोट्रॉपिक। अब एग्जांपल में तुम्हारे पास ग्लास हो गया, प्लास्टिक हो गया, रबर हो गया, एमॉर्फस हो गया, सिलिका हो गया, ये सारे एमॉर्फस के अंदर आ जाते हैं। सो नेक्स्ट आ जाता है अपना क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर हमने क्या देखा कि दे हैव रेगुलर पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स, और जिसके वजह से इनका ऑर्डर रेंज कैसा होता है, लॉन्ग होता है, ठीक है। यहां पर इट इज ऑब्टेन्ड बाय स्लो एंड कंट्रोल्ड कूलिंग ऑफ लिक्विड, और वहीं पर हमने एमॉर्फस में क्या देखा था कि एमॉर्फस सॉलिड ऑब्टेन्ड बाय सडन कूलिंग और क्रिस्टल्स और लिक्विड। क्या बात समझ में आई, तो ये डिफरेंस ध्यान रखना है। और यहां पर एमॉर्फस में फिक्स्ड और शार्प मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता था, बल्कि
यहाँ पर क्रिस्टलाइन सॉलिड में शार्प मेल्टिंग पॉइंट होगा। अगर तुमने बोल दिया है कि ये 55 डिग्री सेल्सियस इनका मेल्टिंग पॉइंट है, तो बिल्कुल ये शार्प मेल्टिंग पॉइंट है, इतने पर ये सॉलिड बन जाएगा, ठीक है? ऐसा सॉलिड क्रिस्टलाइन सॉलिड बन जाएगा, किसी मटेरियल को अगर हम वैसे करें। बात समझ में आ रही है? तो इनका मेल्टिंग पॉइंट शार्प होता है, ठीक है? दे डोंट हैव स्मूथ कूलिंग कर्व, ठीक है? और वहां पर क्या था? स्मूथ कूलिंग कर्व था। तो स्मूथ कूलिंग कर्व यहाँ नहीं होता है, ये कुछ ऐसा होता है, ठीक है? इसके बारे में भी अगेन आप फिजिक्स में पढ़ोगे, ठीक है? ओके, अपने फिजिक्स वाले मास्टर जी से पूछना, फिजिक्स वाले सर को दौड़ा लेना, ठीक है? सर ये बताओ, बात समझ में आ रही है? ठीक है, चलो तो आगे बढ़ जाते हैं बच्चों। एनाइसोट्रॉपिक का मतलब क्या होता है? व्हाट इज एनाइसोट्रॉपिक? तो एनाइसोट्रॉपिक इज द डिफरेंट, ठीक है? देखो, आइसो मतलब सेम और एनाइसो मतलब डिफरेंट, तो डिफरेंट प्रॉपर्टीज इन डिफरेंट डायरेक्शन। देखो तुम यहां पर देखो, ये चीज है, ये लाइन मैंने देखा है ना, ये लाइन, ये लाइन देखो, अगर मैं इसको ऐसे क्रॉस कर रहा हूं, तो या तो ग्रीन आएगा पूरा या तो रेड पूरा आ रहा है, ठीक है? लेकिन जब मैं इसको ऐसे खींच दे रहा हूं, तो देखो ग्रीन रेड दोनों आ रहा है। सो हमने डायरेक्शन चेंज की, एरो चेंज किया, हमारा डिफरेंट प्रॉपर्टीज आ गया। सो ये हो गई तुम्हारी क्रिस्टलाइन सॉलिड की कुछ बातें। क्लियर हुई क्या बच्चों? अब आ जाते हैं हम टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड पर, लेकिन नहीं, काफी लंबा लेक्चर हो जाएगा, नेक्स्ट क्लास में कवर कर लेते हैं। ओके, नेक्स्ट क्लास में कवर कर लेते हैं। चलो, नेक्स्ट क्लास में नहीं कवर करेंगे, इसी में कवर कर लेते हैं। चलो आ जाओ। सो टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में देख लेते हैं। टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड, सो ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स एंड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स, क्रिस्टलाइन सॉलिड को हम 4 कैटेगरीज में डिवाइड कर देते हैं। क्लियर है? ओके, देखो कौन कौन से? आयनिक, कोवैलेंट, मॉलिक्यूलर, मेटालिक, ठीक है? अगर तुम्हारा क्रिस्टलाइन सॉलिड आयनिक है, ठीक है? सो आयनिक है तो उसके अंदर वो कौन से, कितने, कैसे टाइप के पार्टिकल से बना होगा? उनका वो तुम्हारे डिफरेंट नेचर ऑफ आयन से मिलके बना होगा। वो कैटायन हो सकता है, वो एनायन हो सकता है, वो कैटायन हो सकता है, वो एनायन हो सकता है। सो अगर सपोज दैट यहाँ पर ये हो गया मेरा कैटायन, ठीक है? सो इसका, अगर इस कैटायन का मैं रेडियस निकालूं, तो वो क्या हो जाएगा बच्चों? रेडियस ऑफ कैटायन, ठीक है? कैटायनिक रेडियस, ठीक है? सो यही R प्लस या फिर RC लिखा हुआ है, समझ में आ रहा है? ठीक है, अगर यही मेरा ये एनायन है, सो ये मेरा एनायन है कोई, ठीक है? तो इसका अगर मैं रेडियस निकालूं, तो वो क्या हो जाएगा? रेडियस ऑफ एनायन। और सो ऐसे ही कुछ पार्टिकल से, तुम्हारे आयन से मिलके बना होता है तुम्हारा आयनिक क्रिस्टलाइन सॉलिड, ठीक है? कोई दिक्कत? और इनके अंदर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कौन सा होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है? आयनिक बॉन्ड बनाता है। क्लियर है? प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है? एग्जांपल्स में NaCl हो गया, सीजियम क्लोराइड हो गया, ठीक है? ZnS हो गया, जिंक, Na2O हो गया, CaF हो गया, ठीक है? ओके, फिर उसके बाद कोवैलेंट की अगर बात करते हैं हम, तो कोवैलेंट में तुम्हारे सेम या फिर डिफरेंट एलिमेंट से मिलके, ठीक है? एटम्स ऑफ सेम और डिफरेंट एलिमेंट से मिलके तुम्हारा कोवैलेंट क्रिस्टलाइन सॉलिड बनता है, ठीक है? इसके अंदर बॉन्ड लगने वाला कौन सा होता है? कोवैलेंट बॉन्ड होता है। इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है, दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एंड, और ये हार्ड होते हैं, जैसे कि तुम देख सकते हो डायमंड और ग्रेफाइट की, ठीक है? कोई दिक्कत? नेक्स्ट हो जाता है मॉलिक्यूलर क्रिस्टलाइन सॉलिड। मॉलिक्यूलर क्रिस्टलाइन सॉलिड में जो अगेन ये भी एटम्स ऑफ सेम और डिफरेंट एलिमेंट से मिलके बना रहता है। इनके अंदर लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वंडरवॉल या फिर हाइड्रोजन बॉन्ड। इनकी मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होती है? हाई और लो, सॉरी लो, ओके? सो लो होती है यहाँ पर। क्लियर? सो I2HCl, P4 एसिड, NH3H2O, ये होता है इनका एग्जांपल्स। नेक्स्ट आ जाता है मेटालिक। मेटालिक में अब यहां पर ट्विस्ट आता है, देखो बच्चों, यहां पर सेम एलिमेंट है, एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट होना चाहिए, तभी जाके मेटालिक क्रिस्टलाइन सॉलिड बनेगा, ठीक है? सो इसका कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या है? एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट, तो मेटालिक बॉन्ड बनेगा। यहां पर भी अगेन तुम्हारी हाई मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होती है। दे आर द गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, मेटल को तो जानती हैं, एंड हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ एंड डक्टाइल, ठीक है? डक्टिलिटी शो करती है, जैसे कि तुम्हारा फेरस हो गया, कॉपर हो गया, ठीक है? आयरन हो गया, कॉपर हो गया, क्रोमियम हो गया, लिथियम हो गया, सोडियम हो गया, एक्सेट्रा, ठीक है? तो ये होगी तुम्हारी मेटालिक के बारे में, ठीक है? तो ये हो गए तुम्हारे 4 टाइप के क्रिस्टलाइन सॉलिड। इसमें देखो
देखो जो मॉलिक्यूलर सॉलिड था उसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट लो था, बाकी सबका हाई था। बॉन्ड्स के बारे में तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स मैंने तुमको बता दिया है। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स में यहां पर सेम एलिमेंट रहेगा, और ये आयंस वाला तो बात समझ में आ रही, आयंस ऑफ डिफरेंट नेचर, कोई दिक्कत, और ये एटम्स ऑफ सेम और डिफरेंट, तो सारी बातें आई थिंक मैंने आपको समझा दी है। ठीक है, सो अब नेक्स्ट चीज एक और चीज मैं बता देता हूं। ठीक है, ओके। सो देखो, एक टर्म जो आगे हमें यूजफुल होगा, पूछ लिया जाता है कभी कभी, इसमें ये ध्यान रखना, आइसोमॉर्फस और पॉलीमॉर्फस क्या होता है बच्चों। आइसोमॉर्फस और पॉलीमॉर्फस, आइसो मतलब होता है सेम, और मॉर्फस मतलब शेप स्ट्रक्चर। सो टू डिफरेंट कंपाउंड हैविंग सेम क्रिस्टल स्ट्रक्चर इज नोन एज आइसोमॉर्फस। ठीक है, दो अलग अलग कंपाउंड है, उसका सेम स्ट्रक्चर है, सेम शेप और स्ट्रक्चर, सेम क्रिस्टल स्ट्रक्चर है, सो देन इट इज बिलोंग्स टू आइसोमॉर्फस। ठीक है, और पॉलीमॉर्फस में क्या होगा बच्चों, पॉलीमॉर्फस में पॉली का मतलब होता है मोर देन वन, राइट, और मॉर्फस का मतलब होता है शेप और स्ट्रक्चर। सो अगर इफ द सब्सटेंस हैव, इफ द सिंगल कंपाउंड हैविंग डिफरेंट स्ट्रक्चर, सिंगल कंपाउंड के डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर है, तो देन दिस टाइप ऑफ कंपाउंड इज पॉलीमॉर्फस। ठीक है, जैसे कि तुम्हारा जिंक सल्फाइड हो जाता है जेडएनएस में, तुम्हारा जिंक ब्लेंड और वुड जाइड दोनों का स्ट्रक्चर क्या है, सेम है। इस जिंक ब्लेंड को भी हम जेडएनएस ही स्ट्रक्चर है, ठीक है, और वुड जाइड का भी जेडएनएस ही स्ट्रक्चर है। ठीक है, जिंक ब्लेंड सीसीपी शो करता है और ये एससीपी शो करता है, सीसीपी एससीपी, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, क्यूबिकल क्लोज पैकिंग। तो ये सारी चीजें हम लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक है, अभी से बस एक जस्ट आइडिया बता रहा हूँ, ये बस मैंने इसको ले लिया ये एग्जाम्पल को समझाने के लिए, इसका मतलब समझाने के लिए। नेक्स्ट यहाँ पर आइसोमॉर्फस में तुम देख लो तो ZnSO4 7H2O, इसका स्ट्रक्चर सिमिलर है किसके साथ, FeSO4 into 7H2O। तो these are two different compounds but they have same structure, same crystal structure। ZnSO4 into 7H2O को हम white विट्रोल भी बोल देते हैं, और FeSO4 into 7H2O को हम ग्रीन विट्रोल भी बोल देते हैं। ठीक है, सो ये हो गई कुछ एक्स्ट्रा बात है। अब नेक्स्ट पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे बच्चों क्रिस्टलाइन सॉलिड को आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि सॉलिड स्टेट में मेजरली अपने को वही पढ़ना है। ठीक है, सो आज का लेक्चर आई होप आपको समझ में आया होगा, ये आज सबसे फर्स्ट लेक्चर था। तो इसी के साथ बच्चों लेक्चर को समाप्त करते हैं। फिर से एक बार नम्र निवेदन करना चाहूंगा बच्चों आप सबसे, क्योंकि यही आपका मेरे लिए मोटिवेशन है। जितना आप लोग शेयर कर सकते हो अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड सर्कल में, उतना ज्यादा करो। ठीक है, मुझे सपोर्ट करो, मेरे ऊपर ट्रस्ट करो, फिर देखो ये आपके अभिनव सर आपके लिए क्या क्या करते हैं। ठीक है, लव यू बच्चा पार्टी, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। लव यू ऑल।